RS कॉइन एक ट्रेडेबल कॉइन है, तो हर ट्रेडेबल कॉइन की कोई ना कोई ब्लॉकचेन बनती है। और ब्लॉकचेन क्या है? इट्स अ पब्लिक लेजर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस जो कि कोई भी कहीं भी बैठ के ऑडिट कर सकता है। अगर हम इसकी ब्लॉकचेन को देखें explorer.rscoin.io, तो आप देखेंगे कि इसमें जो मार्केट कैप है ये है कोई 9 डिजिट्स के अंदर, एंड सिमिलरली जो है ना कॉइन सप्लाई भी जो है ना वो भी 9 डिजिट वो जो है 8 डिजिट्स में है। अगर हमने इसके हिसाब से इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है तो हमें मार्केट कैप को डिवाइड करना होगा कॉइन की सप्लाई से। तो हमने मार्केट कैप को जब कॉइन की सप्लाई से हमने डिवाइड किया तो इसकी प्राइस बन रही है $3.5। अच्छा, जब RS कॉइन की हम होम पेज पे जाते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो $4.01 जो है ना बन रही है। तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों फिगर्स जो हैं वो आपस में मैच नहीं करती। सिमिलरली अगर हम इसका वाइट पेपर देखें और मास्टर नोट की स्टेट्स देखें, लेटेस्ट ब्लॉक जो है वो 4177 है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट कैप जो है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से तो हमें उसकी एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगी। तो हमने मार्केट कैप लिया और मार्केट कैप को हमने डिवाइड किया सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है 0.34 सेंट्स बनती है। जबकि अगर हम कॉइन पेपरिका पर इसका हम चार्ट देखें तो इस चार्ट में जो आप देखें कि मिनिमम जो प्राइस है वो $3 या $2.9, जो लोएस्ट है दैट इज़ $2.38। जबकि अगर हम इसका मार्केट कैप को डिवाइड करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से तो उस वक्त उसकी जो प्राइस है वो 0.39 के करीब करीब आती है। अब इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं coinmarketcap.com पर जाता हूँ और कॉइन मार्केट कैप पर जाके मैं इथेरियम को सिलेक्ट करता हूँ। अगर हम यहाँ चले जाएं तो हमें अगर इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है तो हमें इसका टोटल मार्केट कैप लेना है और मार्केट कैप को हमने डिवाइड कर देना है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से। तो जब हमने डिवाइड किया मार्केट कैप डिवाइडेड बाय द सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो इसकी प्राइस आ गई 1763 जो कि इथेरियम की प्राइस है। सिमिलरली हम लोग अगर यही फॉर्मूला RS कॉइन पर अप्लाई करते हैं इसके ब्लॉक एक्सप्लोरर पर तो जो वैल्यूज़ हैं दे डोंट मैच अप। तो ये एक पहली एम्बिग्यूटी है जो इसमें हमें नज़र आ रही है। ब्लॉक एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर करें तो जो टाइम स्टैम्प है वो 1970 का टाइम स्टैम्प है। अब 1 जनवरी 1970 में तो ना प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिथम था, ना प्रूफ ऑफ स्टेक का एल्गोरिथम था और ना ही बिटकॉइन एग्जिस्ट करता था। 2009 में सतोशी नकोमोटो ने पेपर रिलीज़ किया था बिटकॉइन के पर्टेनिंग। उससे पहले तो बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो उसका मतलब ये है कि जो एंटायर ब्लॉकचेन इन्होंने लोगों के सामने रखी हुई है वो बोगस है। अपने एक्सचेंज पर भी यहाँ पर आपको कहीं भी मार्केट कैप नज़र नहीं आएगा, टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल कॉइन्स कितने माइन होने हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इस ब्लॉक एक्सप्लोरर को सही मान भी लेते हैं तो अगर हम यहाँ चले जाएं इसके बिल्कुल आखिरी पेज पर तो जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है वो $5 की हुई है और जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है वो 57 मिलियन की हुई है। यानी 57 मिलियन RS कॉइन जो हैं वो सेकंड जो ब्लॉक है उसमें माइन हुए हैं। जबकि ब्लॉक का रिवॉर्ड जो है फिक्स होता है। उसके बाद आप देखेंगे $50 50 RS कॉइन्स जो है ना वो सीरीज़ में माइन हुए हैं। तो ये कहते हैं कि 600 ब्लॉक के बाद एज़ पर द वाइट पेपर कहते हैं कि 600 ब्लॉक के बाद हमने प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया। प्रूफ ऑफ वर्क से हम प्रूफ ऑफ स्टेक पर गए। तो मेजॉरिटी जो कॉइन्स हैं वो तो यहाँ सेकंड ब्लॉक में माइन हो गए। तो ये वो सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि ये टोटल जो ब्लॉकचेन है ये फेक है
और ये सिंपल ब्लॉकचेन को जो है ना वो कॉपी पेस्ट किया गया है। तो जो एपीआई है ब्लॉक एक्सप्लोरर की, वो अलाउ करती है यूज़र्स को वो कि यूज़र्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें और बग़ैर किसी लोकल वॉलेट के जो है ना वो डायरेक्टली क्यूरी करके जो भी नेटवर्क के पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन हो, जैसे डिफ़िकल्टी क्या है, जैसे ब्लॉक का काउंट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम रिट्रीव कर सकते हैं। सारे जो कॉइन्स हैं उनमें जो है ना ये फंक्शनैलिटी मौजूद होती है। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये जो एपीआई कॉल्स का जो पेज है ये ब्लेटेंट कॉपी है एक और पेज की। दूसरा ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर आरएस कॉइन ट्रेड हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकचेन होगी और कहीं ना कहीं उसको आप कैश करवा सकते हैं। इस वक्त अगर आपके पास आरएस कॉइन है तो आप इनकी अपनी एक्सचेंज के अलावा कहीं भी कैश नहीं करवा सकते, ना ये बाइनेंस पर है ना ये किसी रेप्यूटेबल एक्सचेंज पर है। ये सिमिलर केस है वन कॉइन का, जो कि एक इस्टेब्लिश्ड फ्रॉड है जो डॉक्टर रूजा नामी एक खातून ने किया था। और उसमें अगर आप देखें कि वन कॉइन जो है वो एक ही एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज किया जा सकता था, एक्स कॉइन एक्स नाम था उस एक्सचेंज का। और उसके बाद अगर आप देखें कि एक्सचेंज जो है वॉज शट डाउन विदाउट नोटिस इन जनवरी 2017। तो ये इट इज़ सिमिलर टू वन कॉइन कि आरएस कॉइन भी आप एक ही एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज कर सकते हैं और आप वन कॉइन भी जो है ना एक ही एक्सचेंज के ऊपर कर सकते थे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो मैंने डिफ़ाइन की हैं, ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक फिक्टिशियस करेंसी या वो करेंसी जो एज ए स्कैम क्लासीफाई की गई हों उससे ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये B4U का कैश बॉक्स है। इसमें जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं ये आपके कैश बॉक्स में जो है ना वो पॉपुलेट होती है। इससे आपको ऑप्शन दिया जाता है ट्रांसफ़र करने का, कैश आउट करने का। लेकिन अगर हम चल के इसका डिपॉज़िट देखें कि आपने अगर नया डिपॉज़िट करना है, इसमें आपने पैसे डिपॉज़िट करने, तो कैसे डिपॉज़िट करेंगे? तो आप डिपॉज़िट्स में जाके जब न्यू डिपॉज़िट्स में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है न्यू इन्वेस्टमेंट का। न्यू इन्वेस्टमेंट में लेट्स से आप कहते हैं कि हमने $1000 इन्वेस्ट करने हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर बैंक डिपॉज़िट और ट्रांसफ़र है। इसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं और अगर मैं यहाँ US डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स में जाऊँ तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से इन्होंने ट्रांसफ़र वाइज का एक अकाउंट बनाया हुआ है। अब ट्रांसफ़र वाइज जो अकाउंट है ये आपको इनेबल करता है कि आप मल्टी करेंसी अकाउंट बना सकें। उसका मतलब ये है कि आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और वो आपको मल्टीपल करेंसीज़ के अंदर जो है ना वर्चुअल बैंक अकाउंट देगा। तो UK का बैंक अकाउंट भी होगा और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का बैंक अकाउंट होगा। तो हमें जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें ट्रांसफ़र वाइज नज़र आता है और ये मोन्जो बैंक है जो UK बेस्ड बैंक है। और ये आप देखें सैफुर रहमान ख़ान साहब का एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें ये पैसे जो है ना वो मंगवा रहे हैं। और मोन्जो बैंक भी जो है ना ऑनलाइन बग़ैर बैंक जाए हो जाता है। सिर्फ आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है और एक आपको फ़ोन नंबर चाहिए होता है। मेरे कई दोस्तों ने जो है ना अब पाकिस्तान बैठे बैठे UK का एक वर्चुअल नंबर देकर मोन्जो बैंक पे अकाउंट बनवा दिया है। तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी। लेकिन अगर हम चले जाएं PKR पर तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ अकाउंट्स जो हैं मिलते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी अकाउंट जो है वो B4U ग्लोबल के नाम पर नहीं है। इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं आप देखें AS वॉरियर्स ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड, ये ट्रेडिंग कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम पर दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक और मुख्तलिफ और बैंकों का अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, फिर आप देखें अकाउंट टाइटल है बिजनेस लाइफ, सैफुर रहमान पर्सनल बैंक अकाउंट, समिट बैंक पर्सनल बैंक अकाउंट, फैसल बैंक पर्सनल बैंक अकाउंट, फिर ड्रीम शुगर मिल्स ब्रोकर्स। अगर हम विड्रॉल्स पर जाएं तो एक MLM और पॉन्जी स्कीम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें से पैसे विड्रॉ करना इतना इजी नहीं होता। यानी जितना इजी उस सिस्टम में जाना होता है, एंटर होना होता है, उतना इजीली आप उस सिस्टम से एग्ज़िट नहीं कर सकते। तो अगर आप
यहाँ पर देखें तो नोट ये है कि यू कैन ओनली रिक्वेस्ट वन प्रॉफिट विड्रॉल विद इन 1 month. दिस इज़ टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम विड्रॉइंग ऑल ऑफ देयर मनी. बेसिकली होता यह है कि जो नए यूज़र्स आते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट से पुराने यूज़र्स को जो है ना प्रॉफिट दिया जाता है. तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपसे पहले वाले यूज़र का प्रॉफिट होता है, और जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपके बाद वाले यूज़र की इन्वेस्टमेंट होती है. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द मार्केट कंडीशंस आर, ये लोग गारंटीड प्रॉफिट की बात करते हैं. कोविड है या कोई और वजह है जिसकी वजह से मार्केट डाउन है, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट भी होता है, इन्वेस्टर्स को लॉस भी होता है. लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इनको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, दे ऑलवेज गारंटी कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ जो है ना आपको मिलेगा. अगर आप यहाँ पर देखें कि इन्वेस्टर्स इनकम इज़ फ्रॉम 7% to 20% पर मंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सटेंट. तो मिनिमम ये कह रहे हैं कि 7% है, और अगर आप 7% के हिसाब से देखें पर मंथ तो ये ईयरली रिटर्न जो है वो 84% है. और अगर आप 20% के हिसाब से देखें, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट की है, 20% के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 240% का रिटर्न बनता है. अगर आप ये देखें कि जिस वक्त जो आपका शरई सूद जो था वो हाईएस्ट था तो वो अराउंड 13% था. जब हम 13% दे के हम हॉट मनी जो है वो अट्रैक्ट कर रहे थे, तो दैट इज़ द मैक्सिमम अ गवर्नमेंट कैन गिव. तो जब बैंक्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल 13% के ऊपर जो हैं वो जब कंट्रीज जो हैं वो 13% के ऊपर जो प्रॉफिट दे रहे हैं और बैंक्स जो हैं वो उसे मैक्सिमम 20-25% प्रॉफिट बना सकते हैं, तो ये ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिससे ये लोग जो है वो 240% जो है ना रिटर्न जो है ना वो कर सक रहे हैं. तो ऑब्वियसली दैट रेजेस सम ऑफ द क्वेश्चंस, और दिस इज़ एट पार विथ लॉट ऑफ पैरामिड स्कीम्स जो एग्जिस्ट करती हैं. जो रिटर्न ये प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप डार्क वेब में या ब्लैक मार्केट में, लेट्स से हम वियतनाम में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका जो गारंटीड रिटर्न है दैट इज़ 4% गारंटीड रिटर्न. एंड दैट इज़ नॉट अ पैरामिड कि अगर मैंने आगे किसी को रेफ़र किया है तो उसके भी प्रॉफिट में से या उसकी इन्वेस्टमेंट से भी मुझे परसेंटेज मिलेगा. तो दैट इज़ द ब्लैक मार्केट. और ये लोग जो हैं दे आर ऑफरिंग सेवरल टाइम्स मोर देन व्हाट द ब्लैक मार्केट इज़ ऑफरिंग. तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो ये लोग कर रहे हैं जिससे ये लोग इतना प्रॉफिट बना रहे हैं. अगर हम देखें तो ये जितने भी इन्होंने बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, इसके मुतालिक आपको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है प्रॉपर्टी के अंदर, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर की गई है, और उसका रिटर्न उनको कितना मिल रहा है. तो डू वी हैव ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल और थर्ड पार्टी की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स हों जो सर्टिफाई करें कि जी यहाँ पर इन सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट की गई थी और उनसे इतना रिटर्न आया है और उस रिटर्न में से इतना रिटर्न हमने यूज़र्स को दिया है. तो आपको उस मुतलिक भी जो है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती. तो दैट इज़ अनदर रेड फ्लैग जो नॉर्मली लोग रेस करते हैं जब भी पैरामिड स्कीम्स होती हैं. इस प्रोजेक्ट का ब्लॉकचेन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता. इसके मार्केट कैप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये अपनी एक्सचेंज के अलावा आप किसी और एक्सचेंज के साथ से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. आपके लिए विड्रॉल में जो है ना डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो इन्होंने पैदा की हुई हैं ताकि आप सिस्टम में इजीली एंटर हो सकें, लेकिन अगर आप एग्ज़िट करना चाहें तो वो एग्ज़िट नहीं कर सकते. जो बिज़नेस मॉडल है इनका उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और चूँकि ये एक पैरामिड स्कीम की कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती है जिसमें जो नए यूज़र्स हैं उनसे प्रीवियस यूज़र्स को जो है ना प्रॉफिट दिया जा रहा होता है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने, ये सारे फैक्ट्स थे जो हम लोगों को रखना चाह रहे थे. ये टेक्निकल फैक्ट्स भी हैं और उसके अलावा और भी जो फैक्ट्स हैं इसमें जनरल फैक्ट्स हैं वो रखना चाह रहे थे, और हम ये लोगों को ऊपर छोड़ना चाह रहे थे कि लोग इसके मुतालिक क्या डिसाइड करते हैं.